स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान और आप सब देख रहे हैं भाई अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 10 का दम। ठीक है भाई, 10 लेक्चर नंबर 10 है भाई। ठीक, लेक्चर नंबर 9 की बात करें हम तो अपन ने रासायनिक गुण 5वां पढ़ा था, जिस पर अपन ने N2 से क्रिया पढ़ी थी भाई, N2 से रिएक्शंस पढ़ी थी। ठीक है, जिसमें फर्स्ट वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर नाइट्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता घट रही थी, उसकी एक्सप्लेनेशन बड़ी अच्छी बताई थी अपन ने। उसके बाद जल से क्रिया पढ़ी अपन ने, तो फर्स्ट वर्ग जल से क्रिया करके क्या बना रहे थे भाई, हाइड्रोक्साइड बना रहे थे, और मतलब मेटल के हाइड्रोक्साइड बना रहे थे। ठीक है, प्लस क्या कर रहे थे भाई, H2 गैस को मुक्त कर रहे थे। सेकेंड वर्ग में आती है अपन क्या बना रहे थे भाई, मेटल के हाइड्रोक्साइड बना रहे थे इधर भी, और H2 गैस को मुक्त कर रहे थे भाई। ठीक है, फर्स्ट वर्ग में अपवाद होता था लिथियम हाइड्रोक्साइड, जिससे अपन LiOH बोलते थे। इधर होते थे दो, जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड होते थे भाई, ठीक है, और मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड होते थे, जो अपवाद होते थे। ठीक, होना इन्हें आयनिक चाहिए था, अपवाद क्यों थे, क्योंकि आयनिक थे, ये अधिकतर आयनिक होते हैं। लेकिन ये जो लिथियम हाइड्रोक्साइड है वो किस प्रकृति का था, सहसंयोजक प्रकृति का था भाई। ठीक है, इसलिए ना अपवाद की श्रेणी में रखा गया है। इनको भी आयनिक होना चाहिए था, लेकिन किस प्रकृति के थे, सहसंयोजक प्रकृति के थे, इसलिए अपवाद की श्रेणी में थे। ठीक, और लिथियम से सीजियम क्यों जाने पर हाइड्रोक्साइड बनाने की प्रवृत्ति क्या होती थी सर, बढ़ती थी। इधर भी सेम बढ़ती थी, दोनों तरफ अपन ने ये देखा था। ठीक, और व्यक्तिगत परीक्षण अपन ने लास्ट में देखे, जिसमें लिथियम उबलते जल से क्रिया कर रहा था, सोडियम पोटेशियम ठंडे जल से क्रिया कर रहा था, रूबिडियम सीजियम ठंडे जल के साथ इतनी तेजी से रिएक्शन कर रहा था कि उसके साथ जो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही थी वो भी जलने लग रही थी। ठीक, बेरिलियम सेकेंड वर्ग की बात करें अपन तो बेरिलियम जो होता था उबलते जल से क्रिया, मैग्नीशियम गर्म जल से, कैल्शियम श्रांशियम ठंडे जल से, और बेरियम क्या होता था भाई, इतनी तेजी से ठंडे जल से क्रिया करता था कि वो हाइड्रोजन गैस उसकी जलने लग रही थी। ठीक भाई, तो अपन आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं भाई, जिसका नाम है लेक्चर नंबर 10। ठीक है भाई, क्वेश्चन लिखो फिर इसी बात पे। क्वेश्चन, इस खंड के तत्वों के हाइड्रोक्साइड, इस खंड के तत्वों के हाइड्रोक्साइड सामान्यतः होते हैं। इस खंड के जो तत्व होते हैं उनके जो हाइड्रोक्साइड बनते हैं ना, वो सामान्यतः होते हैं। ए ऑप्शन आपके पास आता है भाई प्रबल क्षारीय, बी आपके पास आता है दुर्बल क्षारीय, प्रबल क्षारीय, और बी आता है आपके पास दुर्बल क्षारीय। तो इसका आंसर होता है भाई प्रबल क्षारीय। आप जानते हो वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हो तो क्या होता है भाई, Ip के मान में कमी आती है, Ip के मान में कमी आती है तो क्षारीय गुण के क्या होते हैं भाई, बढ़ते हैं भाई, जो अपन ने लेक्चर नंबर 8 में डिस्कस कर चुके हैं भाई। ठीक, पता नहीं हो तो भाई हल्के हाथों से पेजों को पलटना और जाके चेक कर लेना भाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भाई, इस खंड के तत्वों का कौन सा हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी प्रकृति रखता है, वह क्यों। इस खंड के तत्वों में ऐसा कौन सा तत्व है जिनका हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी प्रकृति रखता है और क्यों रखता है। आंसर लिखिए भाई, सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट थ्योरी में से है, ज़्यादा रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। क्या है भाई, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है जो उभयधर्मी प्रकृति रखता है। बेरिलियम किसका है भाई, सेकेंड ए वर्ग के तत्वों में बेरिलियम आता है, तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड सेकेंड ए वर्ग का तत्व है जो उभयधर्मी प्रकृति का हाइड्रोक्साइड रखता है। लिखिए भाई, क्योंकि यह एल्यूमिनियम से विकर्ण संबंध
रखता है, क्योंकि यह एल्यूमिनियम से विकर्ण संबंध रखता है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की, क्योंकि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी उभयधर्मी प्रकृति का होता है। क्या बोला भाई? क्वेश्चन है आपके पास, इस खंड का ऐसा कौन सा तत्व है भाई जो हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी प्रकृति का दर्शाता है और क्यों दर्शाता है? तो इस खंड में सेकंड ए वर्ग का बेरिलियम ऐसा तत्व होता है जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, वह उभयधर्मी प्रकृति रखता है, क्योंकि यह एल्यूमिनियम से विकर्ण संबंध, विकर्ण संबंध क्या है सर? आधे बच्चों के मन में शंका का पहाड़ बन गया भाई कि विकर्ण संबंध क्या बला आ गई। तो बेटाओं विकर्ण संबंध तो अभी अपन आगे पढ़ने वाले हैं बड़े अच्छी तरीके से, पूरा एक क्वेश्चन बनता है 2 से 3 नंबर का विकर्ण संबंध के ऊपर, तो अपन आगे इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे भाई। बस अभी इतना ध्यान रखो कि एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड जो होता है ना भाई, क्या ध्यान रखोगे कि एल्यूमिनियम का जो हाइड्रोक्साइड बनता है AlOH का होल थाइज, वो किस प्रकृति का होता है? उभयधर्मी प्रकृति का होता है। और बेरिलियम इस एल्यूमिनियम से थोड़ा सा रिलेशन शो करता है, इसी वजह से ये भी उभयधर्मी प्रकृति का होता है भाई। ठीक भाई, तो आगे चलते हैं अपन, एक स्टार पॉइंट डालेंगे अपन हेडिंग के रूप में। ठीक भाई, स्टार पॉइंट डालिए हेडिंग के रूप में। क्या डालोगे? क्षार धातुओं के हेलाइड, क्षार धातुओं के हेलाइड। ठीक भाई, क्षार धातुओं के हेलाइड अपन ने स्टार पॉइंट हेडिंग डाला। क्षार धातुओं में लिखिए, क्षार धातुओं में सोडियम व पोटेशियम, अपन इनको सिंबल के रूप में लिख रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई? सोडियम व पोटेशियम हेलाइड महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट होते हैं। क्षार धातुओं, क्षार धातुओं किसकी बात हो गई सर? यहाँ पर फर्स्ट वर्ग की बात कर दी हमने अकेले अकेले चुपके से कि क्षार धातुओं के हेलाइड क्या होते हैं भाई? क्षार धातुओं के हेलाइड सोडियम और पोटेशियम मुख्य रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए अपन किनका अध्ययन करेंगे? सोडियम और पोटेशियम का। तो भाई सबसे पहले आएंगे भाई सोडियम के ऊपर कि सोडियम से क्या तत्व बनता है, उसके बारे में पढ़ते हैं अपन, क्या है क्या नहीं है भाई। तो बड़ी बड़ी हेडिंग के रूप में डाल लो भाई हल्के हाथों से। क्या डालोगे? NaCl। NaCl को आप सब जानते हो भाई, अपने घरों में तो यूज होता है तबेस से। क्या होता है भाई? साधारण नमक। साधारण नमक होता है क्या भाई? सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम भी होता है, तो रासायनिक नाम करके लिख सकते हो आप सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। ठीक भाई, सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम होता है। और NaCl जिसको अपन साधारण नाम से क्या बोलते हैं भाई? साधारण नमक बोलते हैं। ठीक भाई, पहला स्टार पॉइंट लिखिए इसके अंदर, पहला स्टार पॉइंट लिखिए, यह मुख्य रूप से, यह मुख्य रूप से समुद्री जल व खारे पानी की झीलों में पाया जाता है। पहला स्टार पॉइंट है, यह मुख्य रूप से समुद्री जल एवं खारे पानी की झीलों में पाया जाता है। सेकंड स्टार पॉइंट लिखिए फिर, यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, यह श्वेत मतलब सफेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है तथा
जल में पूर्ण रूप से विलय होता है। पूर्ण रूप से विलय होता है। क्या है भाई स्टार पॉइंट का मतलब? एक तो ये सफ़ेद होता है जो क्रिस्टल की फॉर्म में होता है भाई, ठोस होता है, नमक अपन सब जानते हैं, ठीक। तथा जल में पूर्ण रूप से, अगर आप इसको जल में घोलते हो तो नमक आपको नहीं दिखेगा भाई। इसका मतलब जल में पूर्ण रूप से विलय होता है भाई। ये विलय का मतलब जल में, जब भी आप NaCl को देख लो भाई, रिएक्शन छोटी सी एग्जांपल के तौर पर, जब भी आप NaCl को जल में डालते हो, किस में डालते हो? जल में। H2 मतलब एक्वस सॉल्यूशन में डालते हो तो दो आयनों में विभक्त हो जाता है, एक तो Na+ आयन और Cl- आयन, ठीक है। इसलिए अपन बोला जाता है कि NaCl किस प्रकृति का होता है? आयनिक प्रकृति का भी होता है भाई। ध्यान रखना, हर चीज़ को सीधा और उसको थोड़ा टेढ़ा कैसे सोचा जाए वो आपको पूरा पता होना चाहिए। थर्ड स्टार पॉइंट देखिए भाई, इसका उपयोग खाद्य पदार्थों को परिरक्षक के रूप में एवं भोजन के रूप में भी होता है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों को परिरक्षक मतलब खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए। आपने देखा होगा जब बड़े बड़े समुद्रों से, तालाबों में से मछलियों को पकड़ा जाता है तो वह सड़ नहीं जाए, इस वजह से उन पे नमक का मतलब उनको नमक में दबाकर रखा जाता है भाई, ठीक है भाई। इसलिए परिरक्षक रूप में, ठीक है, और भोजन के रूप में अपन करते हैं, घरों में सबको पता है, ठीक भाई। चलो देखते हैं अपन आगे। देखो भाई, NaCl के अपन 4 रास्ते बनाएंगे। कितने रास्ते बनाएंगे भाई? 4 रास्ते। सबसे पहली बात, NaCl को आप जब भी H2SO4 का नाम जानते हो क्या भाई? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है भाई। जब भी आप NaCl को H2SO4 से रिएक्शन करा दोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई? Na2SO4 मिलेगा। ध्यान रखना है, सिंपल बातें हैं, सिंपल, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। केवल आपको ध्यान रखना है, जब भी आप NaCl नमक की रिएक्शन तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से करा दोगे तो सोडियम किसके साथ चल जाएगा? सल्फेट के साथ चल जाएगा भाई, और ये HCl अम्ल बाहर निकल जाता है। तो क्या बन गया भाई? सोडियम और सल्फेट, सोडियम सल्फेट बन जाता है भाई, ठीक है भाई। पहला रास्ता अपन ने क्लियर कर लिया। दूसरा रास्ता भाई, आ जाओ लेफ्ट राइट। गलित NaCl का विद्युत अपघटन, ये वे का मतलब है भाई, विद्युत मतलब करंट, ठीक भाई। जब भी आप गलित NaCl नाम से पता लग रहा है आपने नमक को किस में घोल रखा है? जलीय विलयन में घोल रखा है भाई, ठीक है। आपने नमक को किस में घोल रखा है भाई? जलीय विलयन में। ये तीर का निशान क्या है? इसका है। इस NaCl का पहला रास्ता, जल से अम्ल से क्रिया कराए तो सोडियम सल्फेट बन गया। दूसरा NaCl को आपने किस अवस्था में ले लिया? पानी में घोलकर अवस्था में ले लिया, मतलब गलित NaCl ले लिया और उसका विद्युत अपघटन करा दिया, मतलब उसमें क्या लगा दिया भाई? करंट लगा दिया, विद्युत धारा प्रवाहित करा दिया आपने। तो क्या होता है भाई? 2 फॉर्म जाएगी, एक तो सोडियम मिलेगा आपको और एक Cl2 गैस मिलेगी। क्या मिलता है भाई? 2 मिलेंगे, एक तो सोडियम धातु मिलती है आपको, सोडियम प्लस के रूप में, और क्लोरीन माइनस के रूप में मिलती है। तो सोडियम जो होता है ना प्लस, वो तो किस पर जाती है हमेशा? कैथोड पर। ये जो धन आवेश है वो किस पर जाएगा? हमेशा कैथोड पर। और Cl2 किस पर जाएगी भाई? एनोड पर, ठीक।
आगे अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें सब क्लियर हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखो, दो आयन विभक्त हो जाएंगे। और अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि नमक को जल में डालने पर दो आयनों का निर्माण होता है, Na+ और Cl-, उसी तरीके से Na+ और Cl- का निर्माण हो गया तो प्लस तो कैथोड पर चल जाएगा और माइनस एनोड पर चल जाएगा, बात खत्म। इतनी सी बात है भाई। तीसरा रास्ता देखो भाई, राइट हैंड साइड में सिंपल जलीय NaCl का वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन। अब यहां पर दो प्रकार के गलित और जलीय आ गया आपके सामने, यहां पर आपको क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। अब यहां पर उसने दे दिया आपको जलीय NaCl, तो सिंपल नमक को आपने जल में घोल दिया भाई, ठीक है। बहुत अच्छा बता रहा हूं भाई, हर कोई आपको ये नहीं बताएगा। जलीय NaCl का मतलब होता है कि आपने नमक को जल में घोलकर एक विलयन तैयार कर लिया भाई, सिंपल तरीके से, ठीक भाई। और गलित NaCl को आप कैसे समझोगे? आपने नमक लिया, आपने क्या ले लिया भाई? सिंपल नमक ले लिया, और उस नमक को आपने इतनी हीट या इतना टेम्परेचर दे दिया, कितना? बहुत हाई टेम्परेचर दे दिया कि वह नमक ही पिघलकर एक पानी के सॉल्यूशन में तैयार हो गया। क्या बोला मैंने? जलीय NaCl तो सिंपल आपने नमक को जल में घोल दिया, और गलित NaCl का मतलब होता है आपने नमक की एक स्पेसिफिक क्वांटिटी, मतलब बिल्कुल फिक्स अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ले ली, और उस NaCl में आपने एक भी बूंद पानी नहीं मिलाई। उस NaCl को आपने इतना हाई टेम्परेचर दिया कि वह पूरा नमक ही पानी की फॉर्म में आ गया। तो आपका क्या कहलाता है सर? गलित NaCl कहलाता है। अब तो आपको पता लग गया होगा कि जलीय NaCl क्या होता है और गलित NaCl क्या होता है, ठीक भाई। आपको हर जगह ये नहीं बताया जाएगा, ठीक भाई। जलीय NaCl का विद्युत अपघटन जब भी कराओगे तो तीन चीज़ें मिलती है, NaOH मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी, और Cl2 गैस मिलेगी, जिसमें हाइड्रोजन तो किधर जाएगी भाई? कैथोड पर, क्योंकि धनावेश हमेशा H किस में होती है? प्लस में। Cl किस में होती है? माइनस में। धनावेश हमेशा कैथोड पर गमन करता है और ऋणावेश हमेशा एनोड पर गमन करता है, ठीक भाई। तीन बातें अपन ने देख ली। अब चौथी बात, NaCl को आप क्या कर रहे हो भाई? अब NaCl को आप किससे रिएक्शन करा रहे हो? अमोनिया NH3 प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करा रहे हो। जब भी NaCl को NH3 अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराओगे तो ऐसी विधि को, सबसे पहले इस विधि का नाम होता है भाई साल्वे विधि। क्या होता है भाई? 3 स्टार लगा देना, पूछा जाता है 1 नंबर पे जब भी आप NaCl को NH3 अमोनिया, यूं भी लिख सकते हैं NaCl की साल्वे विधि को बताइए। 1 नंबर में आपसे क्वेश्चन बन गया, बना नहीं बना भाई? क्या पूछा? NaCl की साल्वे विधि को बताइए, नंबर उसका दे दिया आपको 1। तो क्या लिखोगे आप? NaCl प्लस NH3 प्लस CO2। जब NaCl की रिएक्शन आप अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हो तो उस विधि का नाम होता है साल्वे विधि, जिसमें उसका क्या बनता है भाई? कार्बोनेट, सोडियम का कार्बोनेट बनता है। सोडियम का कार्बोनेट किसे कहते हैं? CO3 को कहते हैं। ध्यान रखना, NaCl की साल्वे विधि में क्या निर्माण होता है भाई? सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। ये NaCl की सिंपल सी बातें अपन ने पढ़ ली। यहां से आपको 1-1 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं भाई, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे भाई, लिखिए भाई। नेक्स्ट टॉपिक नया टॉपिक है, लिथियम का असंगत व्यवहार। लिथियम का असंगत व्यवहार। सर इंग्लिश में लिखें तो इसको लिख लो भाई। इनकंसिस्टेंसी बिहेवियर ऑफ लिथियम। इनकंसिस्टेंसी बिहेवियर ऑफ लिथियम मतलब लिथियम का ऐसा कौन सा व्यवहार है जो भाई असंगत होता है। पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है भाई, लिखते रहेंगे, समझते रहेंगे, सिंपल एक के बाद एक स्टार पॉइंट लगा के लिखते रहो भाई, ठीक। ये वायु में स्थायी है,
क्या होता है इसके व्यवहार का पहला पॉइंट, ये वायु में स्थायी होती है, मतलब वायु में बिल्कुल स्थायी अवस्था में पाई जाती है। सेकंड स्टार पॉइंट, ज्वाला परीक्षण करने पर हल्का लाल रंग देता है। जब लिथियम का ज्वाला परीक्षण करते हो, मतलब ज्वाला की उपस्थिति में लिथियम को जलाते हो, तो किस प्रकार का रंग देगा भाई आपको? हल्का लाल रंग प्रदान करता है। थर्ड स्टार पॉइंट, जटिल यौगिक बनाता है। जटिल यौगिक बनाता है। जटिल यौगिक क्या होते हैं सर? ऐसे यौगिक जो जल में पूर्ण रूप से आयनित या पूर्ण रूप से घुलते नहीं है, मतलब आपने इसके 100 मोल डाले, मतलब ऐसा यौगिक जिसके आपने 100 मोल पानी में डाले तो उसके मात्र 1 मोल ही पानी में घुला, 99% अविलेय है भाई। ऐसे ही जटिल यौगिक आपके होते हैं। हार्ड कंपाउंड बोला जाता है, उन्हें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोला जाता है। ठीक भाई, 12th में आते हैं आपके। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, अपेक्षाकृत अधिक कठोर होता है। बिल्कुल आप जानते हो, आकार छोटा होता है तो बंध उतने ही प्रबल होंगे, तो कठोर होता है। अतः चाकू से आसानी से काटा नहीं जा सकता। चाकू से आसानी से काटा नहीं जा सकता। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, सहसंयोजक यौगिक बनाता है। बिल्कुल हम पढ़ के आए हैं, जब भी लिथियम हेलोजन से क्रिया करते हैं तो सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण करते हैं, जबकि इन्हें आयनिक यौगिक बनाना होता है। लेकिन ये बनाते कौन से यौगिक हैं? सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। इसलिए लिथियम को अपवाद की श्रेणी में पटका जाता है। अपन अच्छी तरह पढ़ के आए हैं। सहसंयोजक यौगिक बनाता है जो कि पिरिडीन, क्या बोला? पिरिडीन एक कार्बनिक यौगिक होता है, पिरिडीन। इसकी संरचना होती है, लिख लो भाई ब्रैकेट में, C5H5N, या इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C5H5N, या ऐसे बनाया जाता है भाई इसे, ये होता है भाई। ठीक, ये अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है एक पिरिडीन। ठीक भाई, सहसंयोजक यौगिक बनाता है जो कि पिरिडीन व एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला ही बता दो भाई, C2H5OH, सब आएगा भाई आगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस अभी ये याद रखो, सहसंयोजक यौगिक बनाता है जो कि पिरिडीन व एथिल एल्कोहल में विलय हो जाते हैं, अर्थात कार्बनिक विलायकों में विलय हो जाते हैं। ठीक भाई, सहसंयोजक यौगिक बनाता है भाई लिथियम जो कि पिरिडीन व एथिल एल्कोहल, ये दो यौगिक कहाँ के होते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोले तो कार्बनिक यौगिक होते हैं, और कार्बनिक यौगिक हैं तो लिथियम किस में विलय हो सकता है भाई? कार्बनिक विलायकों में विलय हो जाता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट स्टार पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट स्टार पॉइंट देखिए, लिथियम धातु ही O2 से
क्रिया करके सामान्य ऑक्साइड बनाती है, अन्यथा इस वर्ग की बाकी धातुएं पेरोक्साइड व सुपर ऑक्साइड बनाती है। लिथियम ही ऐसी धातु है जो ऑक्सीजन से क्रिया करके सामान्य ऑक्साइड का निर्माण करती है, जबकि फर्स्ट वर्ग की अन्य जो धातुएं होती है वो दो प्रकार की बताती है भाई, पेरोक्साइड भी बताती है और सुपर ऑक्साइड बताती है। केवल लिथियम ही ऐसी होती है जो सामान्य ऑक्साइड बताती है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट देखते हैं भाई, देखिए लिथियम क्लोराइड का जल अपघटन हो जाता है, जल अपघटन हो जाता है, जल अपघटन हो जाता है, जबकि इस वर्ग के अन्य किसी भी क्लोराइड का जल अपघटन नहीं हो पाता है। एक और व्यवहार है भाई इसके पास, लिथियम का क्लोराइड जो बनता है उसमें आप जल अपघटन करा सकते हो। जल अपघटन मतलब उसमें आप विद्युत धारा करंट प्रवाहित कर सकते हो, जबकि फर्स्ट ए वर्ग के अन्य किसी भी क्लोराइड को आप जल अपघटित नहीं कर सकते भाई, ठीक। नेक्स्ट स्टार पॉइंट देखते हैं, लिथियम कार्बोनेट क्या है भाई, Li2CO3, क्या नाम होता है इसका, लिथियम कार्बोनेट ताप के प्रति अस्थायी होता है, अस्थायी होता है, जबकि इस वर्ग के अन्य कार्बोनेट ताप के प्रति स्थायी अवस्था में होते हैं, स्थायी अवस्था में होते हैं। क्या बोला, लिथियम का जो कार्बोनेट बनता है, लिथियम का जो कार्बोनेट बनता है वह ताप के प्रति बिल्कुल कांस्टेंट स्थायी नहीं होता है। कैसा होता है, अस्थायी होता है। लेकिन फर्स्ट ए वर्ग के जितने भी अन्य कार्बोनेट बनते हैं वो ताप के प्रति बिल्कुल अच्छे से व्यवहार मतलब स्थायी अवस्था में होते हैं भाई। जैसे लिथियम का जो कार्बोनेट है ना, जैसे आप इसको गर्म करते हो भाई तो आपको क्या मिलेगी, लिथियम ऑक्साइड मिल जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। मतलब कहने का ये मतलब है, लिथियम कार्बोनेट को आपने जैसे ही हीट, ये झोंपड़ी का क्या मतलब होता है, ताप, मतलब गर्म आपने इसको, हीट आपने इसको दिया, गर्म आपने इसको करा, किसको, लिथियम कार्बोनेट को करा, तो ये जल्दी से दो कंपाउंड मतलब दो यौगिकों में विभक्त हो जाता है। अगर ये स्थायी होता तो इसके ऊपर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही आपने इसको गर्म करा तो लिथियम कार्बोनेट तो लिथियम ऑक्साइड में और एक कार्बन डाइऑक्साइड में विभक्त हो जाता है। ये इसका संगत व्यवहार होता है, ठीक भाई। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टार पॉइंट, लिथियम की जलयोजन ऊर्जा का मान असाधारण रूप से
अधिक उच्च होता है। जलयोजन ऊर्जा का मान क्या होता है भाई? लिथियम का साधारण रूप से बहुत ज़्यादा अधिक होता है। नेक्स्ट आर पॉइंट LiSH। सर ये LiSH क्या है? इसको तो आप बोल दोगे सिंपल लिथियम, Li को तो लिथियम, SH का क्या नाम होता है सर? थायोल। क्या होता है भाई? थायोल। सर ये थायोल कहाँ से आ गया? ये भी भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको पढ़ेंगे। लिथियम थायोल व लिथियम बाई कार्बोनेट। क्या नाम है? LiHCO3 का लिथियम बाई कार्बोनेट। ठोस नहीं होते हैं, ठोस नहीं होते हैं, जबकि इनका आकार तो छोटा होता है, बंद प्रबल होते हैं, तो ठोस इनको होना चाहिए, लेकिन ये ठोस नहीं होते हैं। ठीक है भाई। थर्ड, लिथियम नाइट्रेट Li3N का तापीय विघटन अपने वर्ग के अन्य सदस्यों से भिन्न होता है, किंतु Mg3N2 मतलब मैग्नीशियम नाइट्राइड के समान होता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट बोला जाता है। ठीक है भाई, ब्रैकेट में लिख लेना इसको, मैग्नीशियम नाइट्रेट। लिथियम नाइट्रेट Li3N का तापीय विघटन अपने वर्ग के अन्य सदस्यों से भिन्न होता है, जबकि लिथियम जिस वर्ग का सदस्य है उन तत्वों के उसको बराबर मतलब उनकी तरह उसको व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए, तो तापीय विघटन भी उनके समान होना चाहिए। लेकिन ऐसा देखा गया कि लिथियम नाइट्रेट अपने वर्ग के सदस्यों से भिन्न तापीय विघटन बताता है, लेकिन नेक्स्ट वर्ग मतलब सेकेंडरी वर्ग का जो मैग्नीशियम नाइट्रेट होता है उसके साथ समान व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसी वजह से लिथियम और मैग्नीशियम, क्या बोला? लिथियम और मैग्नीशियम एक दूसरे से क्या बताते हैं भाई? विकर्ण संबंध बताते हैं। ये भी एक पूरा टॉपिक है भाई, जो अपन इसके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे भाई। ठीक है, लिथियम और मैग्नीशियम इस वजह से क्या बताते हैं भाई? विकर्ण संबंध बताते हैं। लास्ट स्टार पॉइंट इस टॉपिक का, लिथियम आवर्त सारणी का प्रबलतम अपचायक तत्व होता है। लिथियम आवर्त सारणी का प्रबलतम अपचायक तत्व होता है क्योंकि इसका आकार सबसे छोटा होता है भाई। तो आज का अपना लेक्चर में बस इतना ही, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया अपना लेक्चर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है भाई, कमेंट भी करें, और पट से सब्सक्राइब का बटन दबा देना भाई, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।